तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 109 स्टैटिक जीके का और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखना क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिएगा। आज हम लोग जीटी का सारा क्वेश्चन लिए और सारा रिसेंट कर लिए। देखो 2024 का है ना, 1 मार्च का, और 2024, 23, 22 का ही क्वेश्चन लिए। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है आपसे, भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं यूटी, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण और उसे भंग कर क्या लिखा है, सुनो फिर से। भारत में किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियां राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो, है ना, उसका निर्माण या उसके भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। पता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है यूटी के बारे में कि यूटी का निर्माण कौन करेगा, वहां की सरकार का निर्माण कौन करता है। बस कहानी को इतना घुमा दिया। बोल क्या रहा है पूरा का पूरा लाइन ये बोल रहा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश के पास कम शक्तियां होती है, राज्य के पास ज्यादा शक्तियां होती है। ठीक है, पहला लाइन तो आपको यही बोला। और दूसरा ये बोला कि यूटी जो बनता है तो उसके निर्माण करने की और उसे भंग करने की, यूटी का जो सरकार होता है उसे बनाने की, उसे भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, ये सवाल कर रहा है। तो देखो नाम से ये पता चल रहा है ना, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस चीज को देखो यहाँ पे कि इसका नाम ही क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, थोड़ा हर सही देख लीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। इसका नाम ही देखो पता चल रहा है कि यहाँ पे केंद्र का शासन है। इट मीन्स कि अगर केंद्र में बीजेपी का शासन है, अगर केंद्र में कांग्रेस का शासन है, एनडीए का शासन है, इंडिया अलायंस का शासन है, उसी का शासन कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका कहाँ पर, यूटी वाले रीजन पे, यूनियन टेरिटरी वाले रीजन पे, है ना। और वहां पे क्या होता है ना कि केंद्र शासित प्रदेश में सीएम का चुनाव नहीं होता है, बट एक्सेप्शन कुछ कुछ है, जैसे आपका पुदुचेरी हो गया, जैसे आपका दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा आगे जाकर के। तो इन सब जगह पर सीएम का चुनाव होता है, लेकिन मैक्सिमम यूटी जो है वहां पे सीएम का चुनाव नहीं होता है। तो कौन होता है वहां पे होते हैं उपराज्यपाल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वहां पे होते हैं प्रशासक, जो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं, तो वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार में भी कौन व्यक्ति नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक ना। चलो यहाँ पे देखते हैं। पहले तो आज आप ये बताओ कि जब यूटी का निर्माण हुआ था तो भारत में यूटी की संख्या कितनी हो गई थी, याद आ रहा है आपको? हम लोग देखे हैं भाग वाले सेशन में 14 और 6, है ना। अनुसूची में भी देखें, अनुच्छेद में भी देखें, कितना यूटी बना था पहली बार 1956 में 6 यूटी बना था। आगे जाकर के इसकी संख्या कितनी हो गई थी, 9 हो गई थी। लेकिन अब इसकी संख्या कितनी हो गई है, अब इसकी संख्या हो गई है 8, है ना, 8। चलो आपसे एक प्रश्न यहाँ पे बनेगा, आपको हम बताए हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 3 राज्य का नाम बताना जो पहले यूटी हुआ करता था, बाद में शुरुआत में इसी टाइम का बात किया जा रहा है, और वो आगे जाकर के क्या हुआ, वो राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका सरकार बनता है या जो भंग होता है, ये बनाने का शक्ति किसके पास होता है, तो ये होता है आपका केंद्र सरकार के पास। किसके पास, केंद्र सरकार के पास। यहाँ पे आप और भी देखो, अब जो केंद्र सरकार में जो शासन करता है वो भी हम आपको बताएं कि या तो सीएम के थ्रू होगा, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू होगा, या प्रशासक के थ्रू होगा। तो इन सारे लोगों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। पहले तो आज हम लोग देखते हैं कि कितने कितने राज्यों में, कितने कितने यूटी में, सॉरी राज्य नहीं, कितने कितने यूटी में सीएम है। तो पहले तो आ जाओ, देखो पहला नाम अभी बहुत प्रसिद्ध चल रही है एक महिला। ठीक ना, आप देखो ना, अभी भारत में 28 राज्य है ना, भारत के कितने राज्यों में भी महिला सीएम है। एक तो ममता दीदी है ना, जो काफी चर्चित चल रही है, और अभी भारत के एक यूटी में बनी है महिला मुख्यमंत्री, कौन, तो आपका आतिशी मरलेना करके जो है, आतिशी उनका नाम, बहुत प्रसिद्ध महिला रही है, आम आदमी पार्टी की है। और अभी भारत के किसी भी राज्य में अभी महिला सीएम नहीं है। ठीक ना, तो भारत के अभी 2 क्षेत्र में क्या है, तो एक महिला सीएम है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले सीएम दिल्ली, ठीक है, पहले दिल्ली में आते हैं। तो दिल्ली की सीएम कौन है, दिल्ली की सीएम बनी है ये आपकी आतिशी मरलेना, है ना, अतिशी याद रखो आप, अतिशी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, जिनको हम लोग शॉर्ट में एलजी कहते हैं, हिंदी में उपराज्यपाल कहते हैं, कौन हो जाएंगे, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। ठीक ना। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखिएगा, अगर हम लोग और भी देखें कि और किसी राज्य में है भाई सीएम, हाँ है, कहाँ है, तो ये है आपका पुदुचेरी में। ठीक ना, कहाँ है, पुदुचेरी में। इसी को कभी हम लोग क्या कहते थे, पौंडीचेरी कहते थे, पुदुचेरी। पुदुचेरी के सीएम कौन है, तो पुदुचेरी के सीएम कौन है बताओ, एन रंगास्वामी,
कौन है? एन रंगा स्वामी, ये कौन है? तो पुदुचेरी के सीएम हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पे गवर्नर होगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, तो कौन हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हो जाएगा के कैलाश नाथन, के कैलाश नाथन। ठीक है, 2 हो गया। बाकी के बारे में आप याद रखिएगा कि अभी और भी जो है कहीं भी आपका कौन नहीं है, तो आपका भी सीएम नहीं है। नंबर 3 पे आते हैं, देखिएगा नंबर 3 पे लद्दाख। लद्दाख में क्या है? तो लद्दाख में है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये कौन है? तो ये है आपके बीडी मिश्रा, बीडी मिश्रा। ठीक ना। नंबर 4 पे आना और 4 में बताना जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर, यहाँ भी कौन है? तो यहाँ भी है एलजी। और एलजी कौन है अभी? तो एलजी है मनोज सिन्हा। ठीक ना, मनोज सिन्हा। कितना हो गया अपना? 4 हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। देखिएगा 5 में आ जाओ। और देखो 5 में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, तो आ जाइएगा यहाँ पे 5 में आते हैं हम लोग। और 5 में हम लोग देखते हैं यहाँ पर किसके बारे में? लक्षद्वीप के बारे में। जैसे देखिएगा लक्षद्वीप है ना, अपना यूटी है लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे है प्रशासक। कौन है यहाँ पर? प्रशासक। और प्रशासक कौन है? तो यह है प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल, ये भी बहुत एक टाइम में चर्चित रहे थे। प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के हो गए। नंबर 6 पे आना। ठीक है, कितना हो गया? 4, 5, 6। नंबर 6 पे आइएगा और 6 में देखिएगा दमन दीव, दमन दीव और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली मर्ज हो गया ना। यहाँ कौन है? तो यहाँ भी कौन है? यहाँ भी है प्रफुल्ल पटेल। यहाँ के भी प्रशासक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके प्रफुल्ल पटेल। वहीं देखते हैं हम लोग चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हो जाएंगे? चंडीगढ़, चंडीगढ़ में प्रशासक हैं। और चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। आपको याद आ रहा है? ये असम के गवर्नर हुआ करते थे, गुलाब चंद कटारिया। चलो 7 ही हुआ ना, एक और होना चाहिए। देखो कौन घट रहा। पहले तो दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर नागर हवेली एंड आपका चंडीगढ़। बच कौन रहा है? तो बच रहा है आपका, देखिएगा अंडमान निकोबार। कौन बच रहा है? नंबर 8 पे आ जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ क्या हो जाएंगे? तो यहाँ भी बैठते हैं एलजी। और एलजी कौन है यहाँ की? देवेंद्र कुमार जोशी, देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक ना, चलिए इतना याद रखिएगा। ये सब सारा करंट का नाम है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आप देख लो कि कितना हलवा सवाल पूछता है। यहाँ पे क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, जैसे ही आपको दिख रहा है हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaHO4 इंटू H2O, हाफ H2O। इसको कहा जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, है ना, POP। कैसे बनता है भाई ये? तो ये बनता है आपका जब आप जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस लगभग लेके चलना। ठीक है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करते हो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नेचर क्या होता है? तो जो POP होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाता है? जम जाता है। और बहुत जल्दी ये क्या हो जाता है? जम जाता है। जब आप देखते हो किसी का हाथ पैर जब टूट जाता है, तो प्लास्टर जो लगा होता है वो किसका बना होता है? वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। इवन जो मूर्तियां वगैरह बनती है ना, तो बहुत बार मूर्ति जो होता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनाया जाता है, मजबूत होता है काफी। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? अपना ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ, देखो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो हम लोग क्या करते हैं रिस्पायरेशन के समय अपने बॉडी से क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं, है ना, यही निकलता है ना। आप ऑक्सीजन लेते हो, लेते तो बहुत सारा हो, बट आपका बॉडी कौन सा गैस यूज करता है? ऑक्सीजन। और CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो आपसे पूछा है कि वो CO2 जो ठोस रूप में होता है, जो हमारे बॉडी में आ रहा है, जो जा रहा है, वो किस फॉर्म में है? वो आपका गैस के फॉर्म में। लेकिन जो आपका जो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, उस CO2 को क्या कहते हैं? सवाल आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जीडी का ही दिखेगा यहाँ पे। तो इसको कहा जाता है शुष्क बर्फ। क्या कहा जाता है इसको? शुष्क बर्फ कहा जाता है। और आपको पता है ये जो आपका CO2 शुष्क बर्फ वाला होता है ना, ये एक प्रकार का शीतलन का काम करता है। एक प्रकार का आप कह लो ना कि रेफ्रिजरेटर का काम करता है।
ठीक है। जहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर नहीं ले जा सकते हो, जहाँ पे आप फ्रिज नहीं ले जा सकते हो, वहाँ पे आप शुष्क बर्फ का प्रयोग करके, मतलब ठोस CO2 का प्रयोग करके दवा को, टीका को, इंजेक्शन को, होता है ना कुछ कुछ दवा ऐसे होते हैं जो ठंड की जगह पे रहते हैं, रेफ्रिजरेटर नहीं है आपके पास, फिर आप कहाँ रखोगे? तो फिर आप यहाँ पे रखते हो। उससे क्या होता है कि दवा को और इंजेक्शन जो कुछ भी है उसको क्या प्राप्त होता है? तो उसको ठंडक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखना आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किस फॉर्म में होता है? तो ये ठोस के फॉर्म में होता है। और इसको किसके विकल्प के रूप में यूज किया जाता है? देखो क्वेश्चन बन सकता है कि रेफ्रिजरेटर के विकल्प के रूप में आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करोगे? शुष्क बर्फ का प्रयोग करेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 देखना। देखिएगा, किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार हम लोग पढ़े भी है, यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे थे इसलिए आ गया। किस दिवस को हम लोग पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं जून का वो महीना है और डेट कौन सा है? 5 जून। लेकिन देखो एक दिन पर्यावरण दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक इंसान की मानसिकता में नहीं आएगा ना कि हम लोग को अपना इन्वायरमेंट सही रखना है, कुछ नहीं होने वाला। आप देख रहे हो कल वाले सेशन में, परसों वाले में हम लोग देखे थे, जो आपका गिद्ध है ना, वल्चर जो हो गया आपका, बाज जो हो गया आपका, ये सारा का सारा क्या होते जा रहा है? लुप्त होते जा रहा है। इवन आप देखो ना कि आप शहर में आपको चिड़िया भी नहीं दिखेगी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है हमारा पर्यावरण का पॉल्यूटेड होना। हमारा पर्यावरण क्या हो चुका है? पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो सिर्फ एक दिन नहीं, सारा दिन हम लोग को पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए। ऐसे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 5 जून संयुक्त राष्ट्र दिवस के द्वारा 1972 में ये घोषणा किया गया कि हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाएंगे। और पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होगा? तो उद्देश्य ये होगा कि हम लोग जन जन तक ये बात पहुंचाएंगे कि पर्यावरण को बचाओ, उसका संरक्षण करो, है ना। तो 1972 में घोषणा हुआ और मनाया कब से जा रहा है? 1900 बताओ 2 साल बाद से, 1974 से। तो इस चीज को याद रखिएगा कि यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में घोषणा हुआ और 2 साल बाद मतलब 1974 से क्या मनाया जा रहा है? आपका पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है ना। कब से मनाया जा रहा है? पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 1974 से। ठीक ना। और किस सम्मेलन में इसका बात किया गया था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन में। किस सम्मेलन में बताओ? स्टॉकहोम सम्मेलन में इस चीज पर बात किया गया था, है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा अपना बताओ? ऑप्शन नंबर सी 5 जून। 5 जून को। ठीक है, अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, है ना। और देखो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। आप देख रहे हो कि जीडी में कितना इजी क्वेश्चन आता है और आप लोग देखते हैं क्लास में बच्चा लोग यूं ही परेशान हो रहा है जीडी निकालना। जीडी आप बस कॉन्शियस होकर पढ़ लो ना, आप अपना वीडियो देख लो, आप सेट बना लो, उसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। देखो कुछ ऑप्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस। ठीक है, ये सब बीमारी पर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? क्या बीमारी का स्वागत किया जाता है? जी नहीं, लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप ये ना करें, नहीं तो ये बीमारी फैल सकती है ना। 1 मई को बताओ कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है मजदूर दिवस। मजदूर दिवस। चलो एक सवाल फिर से आपके लिए बन गया यहाँ पे, दूसरा सवाल आज का। आप बताना कि क्या 5 अगस्त को कुछ खास दिवस मनाया जाता है? नहीं तो आप थोड़ा सा याद करना ना कि 5 अगस्त जो है करंट से भी जुड़ा हुआ है। ठीक ना, बताना क्या होगा। चलो आते हैं नेक्स्ट 5 में आते हैं। किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति ... की सलाह पर की जाती है? एसएससी जीडी 6 फरवरी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्य का बात कर रहा है, केंद्र का बात नहीं कर रहा है ना। केंद्र में हम लोग देखते हैं कि केंद्र में क्या होता है। केंद्र में मंत्री परिषद होता है ना, मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है और उसका मुखिया कौन होता है? उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। और ये मंत्री परिषद का क्या काम होता है? तो मंत्री परिषद का काम होता है राष्ट्रपति को सलाह देना, है ना, राष्ट्रपति को मशवरा देना कि भाई आप ऐसे काम करो। और मंत्रिमंडल जो है आपका, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री सारे मिलकर के मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। ये तो केंद्र लेवल का बात हो गया। आप बताओ क्या राज्य में भी तो काम करने वाला व्यक्ति होता होगा ना। तो राज्य में जो ऑफिशियली जो प्रधान होता है ना, ऑफिशियली जो मुख्य होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। केंद्र में कौन होता है ऑफिशियली मुख्य? तो वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। बट रियल में पावर किसके पास है? केंद्र में। तो केंद्र में रियल में पावर है प्रधानमंत्री के पास और आपके राज्य में रियल में पावर किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास होता है। तो सेम चीज चल रहा है ना।
सेम चीज चल रहा है, वो केंद्रीय लेवल पे, वो राज्य लेवल पे। आपके घर पे भी चलता होगा ऐसा, रियल में मुखिया कोई है, दिख कोई रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका सवाल कर रहा है ना, राज्य के बारे में बात कर रहा है। देखो यहाँ पे किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति डॉट डॉट की सलाह पर की जाती है। किसके सलाह पर? तो सबसे पहले तो आ जाओ कि आखिर ये मंत्री परिषद का जरूरत क्यों पड़ता है, किसको जरूरत पड़ता है? तो जरूरत पड़ता है राज्यपाल को, ठीक है। और आर्टिकल 163 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 163 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा? तो एक राज्य मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? एक राज्य मंत्री परिषद होगा। और इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? आप बताओ, इस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? तो इस मंत्री परिषद का मुखिया होगा आपका मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री, ठीक ना। तो 163 आर्टिकल क्या बोल रहा है कि राज्य को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा? तो आपका मंत्री परिषद होगा। वहीं देखिएगा 164 क्या बोलता है? तो 164 ये बोलता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। 164 क्या बोलता है कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है, राज्य का जो मुख्यमंत्री है, मतलब कह लो सीएम की नियुक्ति या शपथ भी कह लो, है ना, कौन करेगा? तो ये करेगा आपका राज्यपाल, ठीक है। कौन करेगा? तो ये करेगा आपका राज्यपाल। और ये सीएम कौन है? तो ये है आपका मंत्रिपरिषद का क्या है? मुखिया है। इस चीज को याद रखिएगा। आप एक बात बताओ कि क्या मंत्रिपरिषद, चलो उससे पहले एक चीज और, कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बताओ ना कि विधानसभा का जो चुनाव होता है कितने साल में होता है? 5 साल में होता है ना। तो यहाँ पे मंत्रिपरिषद का जो आपका कार्यकाल हो जाएगा, जो टेन्योर हो जाएगा, ये कितने साल का होता है? ये होता है आपका 5 साल का। कितने साल का होता है? तो ये हो जाता है आपका 5 साल का। आप एक बात बताओ कि क्या मंत्रिपरिषद कभी भी भंग हो सकता है? मंत्रिपरिषद कभी भी भंग हो सकता है? बताओ। हो सकता है। देखो कैसे होगा और कब होगा। तो मंत्रिपरिषद तब भंग होगा ना जब देश में कुछ विकट स्थिति बनी हुई हो। मतलब, तो हम लोग को पता है ना कि 3 आर्टिकल, एकदम से इसको दिमाग में बैठा करके रखो, 352, 356, 360। 356 को पकड़ते हैं और इसको लाते हैं यहाँ पर। 356 किसके बारे में बात कर रहा है? 356 बात कर रहा है राजकीय आपात के बारे में। राजकीय आपात, इसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। इधर न्यूज में सुनते थे आप लोग कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन जब लगता है ना तो आम जनता को कुछ फील भी नहीं होगा। अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर देश में आपातकाल लग जाएगा ना तो फिर आपका मौलिक अधिकार को, कुछ मौलिक अधिकार को क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही राजकीय आपात लगता है तो उसी समय क्या हो सकता है? राजकीय आपात के समय क्या हो सकता है? तो मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है ना। जब भी आपका भंग किया जा सकता है, क्या हो ही जाता है। राष्ट्रपति शासन लगेगा ना तो मंत्री परिषद को क्या कर दिया जाएगा? भंग कर दिया जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। और ऐसे अगर टेन्योर पूछता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 साल। क्वेश्चन क्या था अपना? किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति डॉट डॉट की सलाह पर की जाती है। किसके सलाह पर? और एक चीज आप और याद रखना कि मंत्री परिषद का जो होता है ना, नियुक्ति जो है वो करेगा राष्ट्रपति, है ना। बट बताएगा कौन कि हाँ भाई फलना को ये पद दे दो, चिलना को ये पद दे दो? कौन बताता है? तो ये बताता है मुख्यमंत्री। तो ये पूछा ना आपसे, मंत्री परिषद की नियुक्ति डॉट डॉट की सलाह पर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट में आना क्वेश्चन नंबर 6 देखना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डॉट डॉट का उल्लेख है। 126 का बात कर रहा है। बताओ 126 किस भाग में आता है? पढ़े ना हम लोग, भाग पढ़े ना। देखो यहाँ पे 126 कहाँ पे आता है? तो 126 जो है ना, पहले तो आ जाओ कि भाग 5 में आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक का आता है बताओ? 52 से लेकर के 151 तक का, इसी के बीच में आ रहा है ना। तो भाग 5 में आता है 126। कहाँ से कहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में या न्यायपालिका कह लो आप, इसके बारे में चर्चा किया गया। तो किया गया है 124 से लेकर के 147 के बीच में किया गया है। किसका चर्चा? तो न्यायालय का चर्चा, सुप्रीम कोर्ट का चर्चा, है ना, सुप्रीम कोर्ट का चर्चा। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। देखो 124 क्या बोलता है आपसे? 124 क्या कहता है? 124 कहता है कि आपके देश में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। आपके देश में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसी को उच्चतम न्यायालय कहते हैं, उसी को सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, है ना। तो 124 क्या कह रहा है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद देख लो आप कि 125 क्या कहता है? 125 जो है ना, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बारे में।
क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बारे में। और देखिएगा 126, उसके बाद आइएगा 126 कहता है कार्य कार्य क्या कह सकते हो आप उसको, कार्यवाहक है ना, कार्यवाहक जज के बारे में, कार्यवाहक जज के बारे में कहाँ कहा गया? 126 में। उसके बाद आ जाओ आगे, उसके बाद देखो 127, 127 क्या बोलता है? सारा नहीं देखना है ना, सारा नहीं देखना, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इक्का दुक्का अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 127 में देखना 127 क्या बोल रहा था? 127 ये बोलता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में जज का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, कोरम समझते हो? गणपूर्ति। जब भी कोर्ट में जज का कोरम पूरा नहीं हो रहा हो, तब आप उस समय क्या कर सकते हो? तदर्थ न्यायाधीश ला सकते हो। तदर्थ समझ रहे हो? एडहॉक है ना, जिसको कुछ समय के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 127 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं पूरा हो रहा हो, तो कोरम नहीं पूरा हो रहा हो। कोरम का अर्थ क्या होता है? गणपूर्ति, गणपूर्ति। तो आप क्या कर सकते हो? आप एडहॉक जज ला सकते हो, आप एडहॉक जज ला सकते हो। ये कह रहा है 127 है ना। आगे देखना 129, 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दिया है और अगर दोबारा वो सिचुएशन फिर से क्रिएट होता है देश में, तो उस फैसले के थ्रू ही क्या दिया जा सकता है? तो फैसला दोबारा दिया जा सकता है। उसके जो सजा का प्रावधान है उसको सेपरेट करके रखा गया है, उसी को कहा जाता है अभिलेखीय न्यायालय। 129 हो गया, 143 भी इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं। 143 क्या बोलता है कि अगर राष्ट्रपति को सलाह का जरूरत है, अगर राष्ट्रपति को सलाह का जरूरत है तो फिर क्या हो सकता है? यहाँ पे देखिएगा, अगर राष्ट्रपति को सलाह का जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। 143 कहता है कि अगर राष्ट्रपति को सलाह का जरूरत है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का जज सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और राष्ट्रपति सलाह मांगने के लिए भी बाध्य नहीं है। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या क्या देखे, 124 देखे, 25 देखे, 26 देखे, 27 और देखिएगा 28 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 128 क्या बोलता है कि सेवानिवृत्त जज को कुछ ऐसा सिचुएशन बना हो, सुन लेना इसको ध्यान से, अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बना हो ना, तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो रिटायर हो चुका है और अगर सिचुएशन ऐसा है कि जजों की संख्या कम हो रही है या फिर कुछ वैसा केस आया हुआ है, तब क्या हो सकता है कि जो भी रिटायर्ड जज हैं उनको भी कुछ समय के लिए कोर्ट में जगह मिल सकता है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है आपका 128। चलो इतना आर्टिकल देखे ना, अब देखो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था। देखो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में डॉट डॉट का उल्लेख है। 126 बोल रहा है ना, 124, 125, 124 में सुप्रीम कोर्ट, 25 में वेतन और 26 में कार्यवाहक के बारे में बात कर रहा था। देखो दिया यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखना, निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? देखो कुछ नहीं कर रहा है ना, बस आपसे क्वेश्चन लैंग्वेज दे रहा है, ऐसे कि आप कंफ्यूज हो थोड़ी देर के लिए, पढ़ने में आपका टाइम जाए थोड़ा देर। देखो 2024 में पूछा हुआ जीडी का, कितना हलवा क्वेश्चन है ये बताओ, कितना बार बताया हुआ है। कुछ नहीं बोल रहा, आपसे बोल रहा कि चलो मान लो कि ये अपना प्यारा सा भारत है ना, ये अपना भारत है। ठीक है, तो जब आप मैप देखते हो तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। पश्चिम का बात कर रहा है ना, देखो पश्चिम का बात कर रहा है। तो आप एक बात बताओ कि अपना कौन सा पड़ोसी पश्चिम में बसा हुआ है ना। और यहाँ पे एक चीज और क्या बोल रहा है कि वो हमेशा चर्चा का विषय बना हुआ रहता है। किसका बात कर रहा है? तो उसी का बात कर रहा है जो कभी भारत का पार्ट हुआ करता था। किसका बात कर रहा है? तो पाकिस्तान का बात कर रहा है ना। और पाकिस्तान के बारे में आपसे क्या पूछ रहा है? अच्छा देखो इसका आंसर ही पाकिस्तान आ गया, बस इतना ही पूछा था। देखो पूरा सवाल भी नहीं हुआ और आंसर आ गया। क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम में भारत का पड़ोसी है जो एक महत्वपूर्ण सीमा साझा करता है और अक्सर भू राजनीतिक महत्व का विषय बना रहता है? आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि इतना में छोड़ देंगे? इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपना बच्चा तो देख के बना लेगा तुरंत में। चलो आगे देखते हैं। अगर बात करें भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, ठीक ना, जो कभी अपना ही पार्ट था अब अलग हो गया अपने से। आप बताओ कि भारत और पाकिस्तान जो सेपरेट हो रहा है वो किस लाइन से सेपरेट हो रहा है? तो वो हो रहा है आपका रेड क्लिफ रेखा से। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इतना हार्ड नाम क्यों रखा गया? तो इतना हार्ड नाम आपको लगता है कि कभी भारतीय लोग इतना हार्ड नाम रखेंगे? तो रेड क्लिफ नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस लाइन को सिरिल रेडक्लिफ ने पेन और पेपर लेकर के खींच डाला और बोला कि हो गया भाई सेपरेट भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये जो लाइन है ये कब से लागू हो गया था? तो 17 अगस्त 1947 से।
17 अगस्त 1947। और आपको पता है लगभग 50,000, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यूं ही बता रहे, 50,000 खंभा लगाया गया है जहां पर से भारत और पाकिस्तान सेपरेट हो रहा है। 50,000 लगभग खंभा है ना, और वहां पे लगभग 1.5 लाख जो है फ्लड लाइट लगाया गया है। 50,000 खंभा है और लगभग 1.5 लाख जो है ये फ्लड लाइट लगाया हुआ है, ताकि दूर से ही नजर आते रहे, ठीक है ना, ताकि जो है आपका दूर से नजर आते रहे। फ्लड लाइट यहाँ पर लगाया हुआ है। कौन खींचा था? रेडक्लिफ महोदय खींचे थे। 17 अगस्त 1947 से लागू हो गया था। और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर की लंबाई कितनी है? ऐसे नहीं देखते, चलिए एक बार शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे। जैसे अगर बात करें कि भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है ये किसके साथ शेयर होता है, तो ये शेयर होता है बांग्लादेश के साथ। बताते जाओ आप लोग, ठीक है, आप लोग भी लिखते जाओ। कितना हो जाएगा? 4096 किलोमीटर, है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा चाइना। चाइना से कितना हो जाएगा? तो चाइना से हो जाएगा 3488 किलोमीटर, ठीक है। चाइना के साथ कितना शेयर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 3488 किलोमीटर। उसके बाद आना पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कितना शेयर होता है? तो 3323 किलोमीटर, इतना ही होता है ना भाई। चलो आगे देखो, उसके बाद होता है नेपाल से। आप बताओ नेपाल से कितना होगा? तो नेपाल से होता है आपका कितना? पाकिस्तान से कितना हो गया? 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान से नेपाल से देखना कितना हो जाएगा? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके आगे आना, उसके बाद आ जाएगा म्यांमार, है ना। म्यांमार, म्यांमार से बताओ कितना होगा? म्यांमार से, तो म्यांमार से हो जाएगा आपका 1600, बताओ 1643 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? तो म्यांमार से हो जाएगा 1643 किलोमीटर। उसके बाद फिर आइएगा, फिर आ जाएगा भूटान। भूटान से कितना शेयर करता है? 699 किलोमीटर। और फिर आ जाओ एक सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर होता है? 106। और याद रखिएगा कि ये जो रीजन है ये पीओके में लगता है। जो भारत और अफगानिस्तान का आप कहते हैं ना कि बॉर्डर लग रहा है, तो वो पीओके वाले रीजन में लगता है ना। चलिए, तो अपना आंसर यहाँ पे देख लीजिए ना, कितना हो गया। सबसे ज्यादा बॉर्डर किससे लग रहा है? तो ये लग रहा है आपका बांग्लादेश से। और सबसे कम किससे लग रहा है? ये लग रहा है आपका अफगानिस्तान से। चलो एक चीज और देखो यहाँ पे, आप बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन खींचा हुआ है ये किससे किससे टच होता है? तो ये टच होता है आपका लद्दाख से। किससे टच होता है? जम्मू कश्मीर से। और क्या हो जाएगा? पंजाब से। और कौन सा हो जाएगा? राजस्थान से। और किससे हो जाएगा? गुजरात से। मतलब 3 राज्य और 2 यूटी ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हैं, जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई? एसएससी जीडी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जूट मिल। आपको पता है अपना जो वेस्ट बंगाल है ना, अपना जो बंगाल था पहले जो अविभाजित था, वो पूरी तरीके से जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध था। जूट को आपको पता है सुनहरा रेशम भी कहते हैं, सुनहरा रेशम, द गोल्डन फाइबर, द गोल्डन फाइबर, है ना। किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता था किसको? जूट को कहा जाता था। अगर बात करें कि भारत में पहली बार जूट मिल जो है ये कहाँ लगाया गया था, तो 1855 में बंगाल के रिसरा नामक जगह पर, ठीक है। 1855 में, 1855 में बंगाल के रिसड़ा नामक जगह पर लगाया गया था। बंगाल में रेशम बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन विभाजन के बाद क्या हुआ कि जूट मिल जो है ये कहाँ रह गया? ये रह गया भारत में। और जहां पर जूट का उत्पादन होता था वो सारा क्षेत्र कहाँ चला गया? वो चला गया कहाँ? उसका जो मैक्सिमम हिस्सा था वो चला गया आपका बांग्लादेश वाले रीजन में, ठीक ना। अगर आपसे पूछता है कि जो जूट है ये किस मिट्टी में ज्यादा होता है, किस मिट्टी का जरूरत होता है जूट को, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। कैसा मिट्टी हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। और ये कहाँ लगाया गया था? तो वेस्ट बंगाल में लगाया गया था। वेस्ट बंगाल का रिसरा नामक जगह पर, हुगली नदी के तट पे ये शहर पड़ता है ना। चलो इसका आंसर क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। अगर बात करें कि भारत की राजधानी जो है, भारत की राजधानी, देखो यहाँ से एक चीज कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आसाम। आपको पता है पूरा का पूरा जो बंगाल हुआ करता था अपना, है ना, पूरा का पूरा बंगाल, पूर्वी बंगाल और पाकिस्तानी बंगाल, मतलब पश्चिमी बंगाल का बात नहीं हो रहा, पूरा का पूरा जो बंगाल हुआ करता था ना, जब इसका विभाजन हुआ, जब ये सेपरेट हुआ, तो क्या हो गया कि इधर का जो था ये क्या कहलाया? पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। और ये क्या कहलाया? पूर्वी बंगाल।
जब विभाजन हुआ ना उस समय पूर्वी बंगाल में पड़ता था, बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र पड़ता था और साथ में असम भी पड़ता था, असम। और इधर क्या पड़ता था, तो इधर तो अपना देख लो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता था। तो यहाँ से आप देखो ये सारा का सारा ऑप्शन मिल रहा है किससे, बंगाल वाले रीजन से। तो पूर्वी बंगाल वाले क्षेत्र में ना बांग्लादेश आता था और असम का भी कुछ हिस्सा आता था। कब हुआ था बंगाल विभाजन बताओ, 1905 में, है ना। इसमें वायसराय कौन चल रहा था, तो कर्जन चल रहा था। और कर्जन का जो तुलना है औरंगजेब से किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, वो भी कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष बने थे। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में रद्द हो गया था। उसमें कौन था, तो उसमें था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट में आते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 9, उकाई बांध। उकाई बांध जो है किस नदी पर स्थित है, देखो इसका आंसर क्या होगा बताओ आप लोग, उकाई बांध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 9। चलो देखो यहाँ पे उकाई बांध जो है किस नदी पर बसा हुआ है, तो उकाई बांध को पता है एक नाम और दिया गया क्या, तो उसे कहा जाता है वल्लभ सागर बांध। वल्लभ सागर बांध, वल्लभ सागर बांध कहाँ है, तो ये है भाई गुजरात में, है ना। किसको कहा जाता है उकाई बांध को, और किस नदी पे बसा हुआ है, तो ये बसा हुआ है आपका कहाँ, ताप्ती नदी पर। कहाँ बसा हुआ है, ताप्ती नदी पर। और कब निर्माण हुआ था इसका, तो 1972 में। कब निर्माण हुआ था, 1972 में। ठीक है, इस चीज को याद करिए, याद रखिएगा। अगर बात करें कि गुजरात में कोई और भी बांध है, तो हाँ भाई है। कौन कौन सा है, तो देख लो आप एक दो नाम। तो देखिएगा सरदार सरोवर बांध, कहाँ है, तो गुजरात में ही है ना, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध ये कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में। और देखिएगा दंतीवाड़ा, दंतीवाड़ा बांध, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कडाना बांध, कडाना बांध ये कहाँ है, तो ये भी आपका कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। दंतीवाड़ा हो गया, कडाना हो गया। एक और देखिएगा सालविका बांध, ये भी कहाँ है, तो ये भी है आपका गुजरात में, सालविका बांध। ये सारा आपका गुजरात की अलग अलग नदियों पर ये बसा हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। देखिएगा दिलवाड़ा और जड़गा पर्वत, दिलवाड़ा और जड़गा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जीडी 2021 में पूछा हुआ है। देखो दिलवाड़ा देख के तो आप समझ गए कि राजस्थान में, लेकिन जड़गा पर्वत कहाँ है ये बताओ, बताओ। तो जड़गा पर्वत जो है ना अरावली पर्वत का ही एक भाग है। ठीक है, जड़गा पर्वत जो है अरावली पर्वत का ही एक भाग है। बट राजस्थान का एक जगह है, एक शहर है उदयपुर। उदयपुर में अरावली का जो पार्ट है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जड़गा। समझ लेना इनको, एक बार फिर से सुन लेना बैक करके, समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों का दोनों कहाँ हो जाएगा, दोनों का दोनों हो जाएगा राजस्थान में, दिलवाड़ा और जड़गा पर्वत। अगर बात करें कि दिलवाड़ा और जड़गा जो भी है ये किसका भाग है, तो ये भाग है अरावली पर्वत श्रेणी का। ये दोनों जो पर्वत था ये किसका भाग है, तो अरावली पर्वत श्रेणी का ये भाग है। ठीक है, और अगर एक चीज देखो, दो सवाल यहाँ से निकल सकता है। सवाल एक ही है, बोलने का तरीका दो हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कितना ऊंचा है, तो 1722 मीटर। कौन है, तो ये हो जाएगा आपका गुरु शिखर, गुरु शिखर। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है कि आप ये बताओ राजस्थान का सर्वोच्च चोटी कौन सा है, राजस्थान का, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका गुरु शिखर। क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। अगर बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते हैं। राजस्थान जो है ये नहीं क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट्स के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। देखो आपके लिए अलग अलग सेशन लाया जा रहा है, कभी रैपिड फायर, कभी आपका पॉलिटिकल लाया जा रहा है, स्टैटिक जीके भी लाया जा रहा है। तो आप भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और मिलते रहते हैं नए नए वीडियो में।